हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर किया है। तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप शीट और डीबी सॉल्व करेंगे और लाइव क्लास या व्हाट्सएप पे पूछेंगे। सही है, तो अब अपन देखते हैं एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स, है ना। अपन देखेंगे एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स, है ना। तो एल्काइल हैलाइड क्या होता है? RX। और एराइल हैलाइड क्या होगा? जब यहां पर क्या हो जाए आपके पास बेंजीन रिंग जुड़ जाए, है ना। तो R कोई भी एल्काइल ग्रुप है तो ये एल्काइल हैलाइड है, X हैलोजन है, और ये है एराइल हैलाइड। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो अब इस पर है चैप्टर ये। तो प्रेपरेशन के मेथड गैस कर पाओगे क्या? प्रेपरेशन कैसे कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, बेस्ड ऑन कि हमने क्या कुछ सीखा है अभी तक। एल्काइल हैलाइड का प्रेपरेशन कर पाओगे क्या इस तरीके से, है ना। अगर हम प्रेपरेशन की बात करें, प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, अगर कोई मेथड आप बता पाओगे तो बताओ किस तरीके से कर सकते हो, है ना। जो अभी तक पढ़ा है उसी के बेसिस से पूछा जा रहा है आपसे। पहला मेथड HX का एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन, है कि नहीं। एल्कीन या एल्काइन पे कर सकते हो HX का एडिशन, है ना। तो अगर अपने पास ये है, इसका रिएक्शन करवा दिया HX के साथ, तो क्या बन जाएगा? ये, है ना, एल्काइल हैलाइड बन गया आपके पास। X क्या है? हैलोजन है, ठीक है नहीं। फिर उसके बाद जो है सिमिलर रिएक्शन हम क्या बोल सकते हैं? सिमिलर रिएक्शन अपने पास क्या है? पेरोक्साइड डाल दोगे HBr के साथ तो एल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा, है ना, एंड सो ऑन। सो ये कि नहीं, एक रिएक्शन ये है। दूसरा रिएक्शन कौन सा है? Br2CCl4 का रिएक्शन, है कि नहीं। Br2 रिएक्शन ऑफ Br2 या फिर X2CCl4 विद एल्कीन। एल्काइन से भी कर सकते हो ना। एल्काइन से कर दोगे तो क्या हो जाएगा? मान लो एल्काइन के साथ कर दिया आपने ये, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, है ना, जैमिनल डाइहैलाइड बन जाएगा। बस ये फर्क पड़ेगा। एल्कीन से कर सकते हो Br2CCl4, जैसे कि ये एग्जांपल अपन लें, तो Br2CCl4 से क्या बन जाएगा आपके पास? डाई ब्रोमाइड बन जाएगा। अगर ब्रोमीन हम यूज करें X2 तो डाई हैलाइड बन जाएगा। सही है कि नहीं। ये है। और कोई मेथड और कैसे कर सकते हो आप? एल्केन से भी कर सकते हो। हालांकि एल्केन वाला मेथड यील्ड वाइज खराब है, लेकिन कर तो सकते हो, है ना। देखिए, इसी तरीके से हमें हर चीज को कोरिलेट करना है। ये इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। कंपार्टमेंट्स में नहीं पढ़ना है, जितना भी नॉलेज हमारे पास है हमें यूज करना है हर चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये वाला जो है आपको ऐसे ही बोल सकते थे कि खुद से देख लो, है ना, मिल जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड हो जाएगा आपका। पर अपने को ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है ताकि अपने ब्रेन के अंदर सब चीजें रेडीली अवेलेबल हो, है ना, रेडीमेड हो, प्रेजेंट हो पहले से ही। ठीक है, और क्या कर सकते हो बताओ? रिएक्शन ऑफ एल्केन, हेलोजिनेशन किसका? एल्केन का, है ना, विद क्या? Br2Hν। तो ये हो सकता है। मान लो अगर अब ये करें, एल्केन लिया अपन ने और इसका Br2Hν किया, तो क्या बन जाएगा? ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन भी कर सकते हो, है कि नहीं, एंड सो ऑन। तो हाइड्रोकार्बन वाली बाकी अगर कोई रिएक्शन है तो आप इसमें ऐड करेंगे प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में, है ना। तो जो हार्ट ऑफ द चैप्टर है वो ही प्रेपरेशन नहीं है। हार्ट ऑफ द चैप्टर इज, जिसका अपन ने ट्रेलर या समरी देखी थी ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में, सही है नहीं, वो क्या है? न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, सही है कि नहीं। तो वो है हार्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो पहले हम जो हमने पढ़ लिया है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में उसको ब्रीफली रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि भूल रहे हैं, है ना, तो आपको उस वाले चैप्टर के डिस्कशन को देखना है, SN1, SN2, E1, E2। ठीक है, तो जैसे साथ साथ बोल रहा हूं, तो आप मेरे से लिखने से पहले जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है
कि आप उसको मेरे लिखने से पहले ही बोलेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शंस ऑफ हैलाइड्स, है ना, रिएक्शंस ऑफ हैलाइड्स। तो ब्रॉडली 2 टाइप्स, कौन सी है ना, कौन सी सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन में प्राइमरली कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन, और दूसरी कौन सी है, एलिमिनेशन, ठीक है। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसएन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन, ई, ठीक है, ये है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी जो है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी कितने तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बताओ अब, SN1, SN2, SNI, है कि नहीं। SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2 बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SNI इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन 3 टाइप्स का एलिमिनेशन होगा, कौन सा, E1, E2 और तीसरा होगा E1CB। E1 क्या है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, दूसरा है E2 क्या है, बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन, और तीसरा E1CB क्या है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। CB का मतलब कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो इतने तरह की रिएक्शन हम देखेंगे। तो इन रिएक्शन का जो समरी है, जो क्रक्स है, जो थीम है, वो हम ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर में कर चुके हैं, बट स्टिल यहां पर एक टेबल की हेल्प से हम इसकी वापस से रिवीजन करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसलिए हम इनकी वापस से रिवीजन करेंगे। पहले हम देखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, पहले वो देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, है ना। तो जनरल जो अपने पास है ना, RLG NU माइनस, यहां पे अटैक करेगा और ये Lg छोड़ के चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RNU प्लस Lg माइनस। तो जहां पर NU माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल, Lg क्या है, लिविंग ग्रुप, Lg क्या है, लिविंग ग्रुप, है कि नहीं। तो ये है, तो डिपेंडिंग ऑन कि ये रिएक्शन जो है कितने स्टेप में हो रही है, हम क्या बोल सकते हैं, है ना, SN1 SN2 बोल सकते हैं उसको ना, SN1 SN2। अब अपने पास सबसे पहली सवाल क्या आता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या है ना, NU माइनस क्या है। ये बहुत सारी चीजें वापस रिवाइज हो रही हैं। अब NU माइनस क्या है, द मॉलिक्यूल विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन एटम अदर देन हाइड्रोजन, है ना। NU माइनस और न्यूक्लियोफाइल क्या है, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू, किसको देता है, टू एटम अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को देने वाला क्या होता है, बेस होता है, सही है कि नहीं, ये ठीक है। तो अब जो है सवाल ये आता था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी को जो है कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं।
है कि नहीं? न्यूक्लियोफिलिसिटी पे कौन से फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी पे? तो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? कितना इजीली, कितना अच्छे से कोई न्यूक्लियोफाइल जो है क्या दे सकता है, जितने अच्छे से क्या है कोई न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाएगा, ये उसकी क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में अपन ने बहुत सारा डिस्कशन किया था, है कि नहीं? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? एबिलिटी और ईज, कितनी आसानी से, ईज विद विच ए मॉलिक्यूल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं, है कि नहीं? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जितना बड़ा साइज होगा, है ना, तो कौन से फैक्टर्स फेवर करते हैं? दिस इज फेवर्ड बाय कौन से फैक्टर्स? पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मॉलिक्यूल के ऊपर रहेगी तो क्या हो जाएगा? अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। दूसरा क्या है? हाई पोलराइजेबिलिटी, मतलब बड़ा साइज। हाई पोलराइजेबिलिटी मतलब, पोलराइजेबिलिटी क्या होता है? अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट करवाने के टेंडेंसी क्या होता है? पोलराइजेबिलिटी होता है ना। फिर क्या है? हाई पोलराइजेबिलिटी। हाई पोलराइजेबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट करवाना। पोलराइजेबिलिटी क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन एनायन, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, टू गेट इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्टेड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्टेड, कितनी अच्छे से डिस्टॉर्ट करवा पा रहे हैं। इनफैक्ट साइज, तो बड़ा साइज क्या होता है? बड़ा साइज मतलब साइज ऑफ द एटम, मॉलिक्यूल का बल्कीनेस नहीं बढ़ा रहे अपन, ठीक है? तो ये है, सही है। तीसरा क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होनी चाहिए? कम। स्टेरिक हिंड्रेंस, बल्कीनेस, बल्कीनेस कम होना चाहिए अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनाना, तो है ना। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस और बल्कीनेस, है ना। लेस स्टेरिकली हिंड्रेंस मतलब बल्कीनेस कम होना चाहिए। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड अगर आपको याद हो, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, है ना, वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं है वो, है ना, बेस है अच्छा, वो एलिमिनेशन करता है इसीलिए। तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस और बल्कीनेस फेवर्स इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा देगा। तो ये तीन फैक्टर हैं, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई पोलराइजेबिलिटी मतलब बड़ा साइज, साइज मतलब साइज ऑफ द एटम। ओवरऑल मॉलिक्यूल का साइज नहीं बढ़ना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगी, इसलिए घटने बढ़ जाएगी ना उससे कण, ठीक है नहीं। तो ये है, तो हाई पोलराइजेबिलिटी मतलब लार्जेस्ट साइज, ठीक है। तो ये है, सही है। तो फिर अपन क्या जानते हैं? फिर हमने केसेस किए थे ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर में, है ना। केसेस किए थे कि नहीं किए थे? केसेस किए थे कि किस किस से न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी किस किस से बढ़ रही है? अगर अपन ने जो है बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपैरिजन भी हमने देखा था, तो रिवाइज है, उसी डिस्कशन का रिवीजन है ये, बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो बेस और न्यूक्लियोफाइल में फर्क क्या है? बेस क्या करता है? इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू H एटम, तो H पे फोकस रहता है इसका। न्यूक्लियोफाइल हम देख चुके हैं क्या करता है? डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू न्यूक्लियोफाइल, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू अदर देन H एटम, है ना। अदर देन H एटम को डोनेट करता है, सही है। तो अदर देन H एटम को डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, सही है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अदर देन H एटम को डोनेट करेगा ये, तो ये फर्क है। न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल जो है इसका परफॉर्मेंस इंपैक्ट होता है किससे? स्टेरिक हिंड्रेंस से। इट इज अफेक्टेड बाय
स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये जो है स्टेरिक हिंड्रेंस से अफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर, इसके ऊपर नहीं फर्क पड़ता। ये तो अच्छा है ना, जैसे टर्शरी बुटोक्साइड है, टर्शरी बुटोक्साइड वाला याद है क्या, आयन कैसा होता था, है ना। तो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय स्टेरिक फैक्टर्स। स्टेरिक फैक्टर्स मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस सब नहीं इफेक्ट होता। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें तो CH3CO माइनस, CH3K प्लस, पोटेशियम टर्शरी बुटोक्साइड बोलते हैं इसको, है ना। तो क्या बोलते हैं, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड। तो दिस मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत अच्छी है इसके ऊपर, CH3 तीनों के तीनों प्लस आई लगा रहे हैं इसके ऊपर, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत अच्छी है इधर, लेकिन बहुत बल्की है। तो दिस मॉलिक्यूल इज गुड बेस बट क्या है, नॉट सो गुड और पुअर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अच्छा हो तो अच्छा नहीं है ना, बट पुअर न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या है, अच्छा बेस है लेकिन न्यूक्लियोफाइल क्या है, पुअर है ये। हालांकि दोनों ही फैक्टर में इलेक्ट्रॉन डोनेशन करना है कि नहीं, तो बेस तो अच्छा है क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अफेक्टेड बाय स्टेरिक फैक्टर्स, स्टेरिक फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस पड़ता है इसके ऊपर, इसलिए ये अच्छा बेस तो है लेकिन न्यूक्लियोफाइल खराब है। सही है कि नहीं। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी पे कुछ क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं, और इन जनरल जो है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। SN1 SN2 नहीं कर रहे हैं अभी, SN1 SN2 पर डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। एक स्पेसिफिक केस कर सकते हैं हमें ना, OH माइनस जो है, अगर हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं CH3 CH2 Cl और दूसरा हम रिएक्शन करवा रहे हैं HCl के साथ, है ना। तो मान लो इसका रिएक्शन अपन करवा रहे हैं, OH में पहले रिएक्शन करवा रहे हैं इसके साथ, दूसरे केस में इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ये मान लो A है, ये मान लो B है, तो अलग अलग बिहेवियर दिखा रहा है। कौन सा दिखा रहा है वो बताइए आप पहले तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो इसमें जो ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में, वही का रिपीटेशन है ना। तो मान लो जो है OH माइनस है, H2O है, NH2 माइनस है, NH3 है, RS माइनस है, RSH है, CH3O माइनस है, CH3OH है, PHO माइनस है, PHOH है, O माइनस है, ये CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस एंड F माइनस। NH3 है, H2O है, CH3 CH2 माइनस है, CH3O माइनस है, CH3O माइनस है, O माइनस, ये है, ये
इसमें एक और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब आपकी रिवीजन के लिए आपको फैक्टर्स बताए थे, कौन से फैक्टर्स थे। अगर डोनर एटम सेम है ना, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज सेम एज बेसिसिटी, पहली चीज। दूसरी चीज, अलोंग ए पीरियड लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं अपन, है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी क्या है, सेम है। डाउन द ग्रुप जो है फर्क आता था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एप्रोटिक सॉल्वेंट का, है ना। डाउन द ग्रुप इनमें से कोई भी नहीं है अभी तो, ठीक है, तो उसको अपन नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में देखेंगे। सही है, तो अब देखो इसमें OH माइनस एंड H2, पहले इसको देखो, इन दोनों रिएक्शंस में क्या फर्क है, कुछ फर्क दिख रहा है? दोनों में सेम टाइप ऑफ रिएक्शन है, नेचर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं अपन, कोई फर्क है या सेम रिएक्शन दोनों के दोनों? फर्क है। कैसा फर्क है? यहां पर क्या हो रहा है, ये इधर अटैक कर रहा है और ये छोड़ के जा रहा है, तो क्या बन रहा है, CH3 CH2OH प्लस Cl माइनस, और यहां पे क्या बन रहा है, H2O प्लस Cl माइनस, है कि नहीं। तो ये पहली जो रिएक्शन है ये किस तरह की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सेम मॉलिक्यूल ही है अपने पास, है ना, तो कैसी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन कौन सी है, ये बेस की तरह काम कर रही है, एसिड है, ये क्या है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। तो अलग अलग तरह की रिएक्शन है, तो दोनों का काम तो वही है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। बेस किसको डोनेट करता है, H प्लस को डोनेट करता है, इसने किसको डोनेट किया, ये जो H प्लस है इसको डोनेट किया, और ऊपर उसने किसको डोनेट किया, कार्बन को डोनेट किया, है ना। तो इसमें ऊपर वाली में न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ये कैसा बिहेवियर है, दिस इज बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस इज न्यूक्लियोफाइल। और ये कैसा बिहेवियर है, यहाँ जो है ये कैसा है, बिहेवियर एज बेस, सही है कि नहीं। तो इस तरीके से सेम मॉलिक्यूल डिफरेंट तरह से बिहेव कर रहा है डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन कंडीशंस, सही है। नेक्स्ट, अब कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन देने हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ेगी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, अपन देख चुके हैं, हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर द न्यूक्लियोफिलिसिटी। इन दोनों में देखो, ए और बी में कौन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ये। क्यों ऐसा होगा, OH माइनस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसके ऊपर, इसलिए अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। इसमें किस कौन सा होगा, ये, इसमें कौन सा होगा, ये, इसमें कौन सा होगा, ये, इसमें कौन सा होगा, ये, एग्जैक्टली सेम। 1 to 5 चार्ज्ड स्पीसीज जो है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नेगेटिवली चार्ज है, तो इट इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन अनचार्ज स्पीसीज। तो इससे हमें एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ रही है, क्या है कि चार्ज न्यूक्लियोफाइल या नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, है ना। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो, इस पॉइंट को यहां पर लिख लो, चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, है ना। चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से चार्ज न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। तो चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर होगा न्यूट्रल से, ऑलवेज रिमेंबर। तो 1 to 5 में देखिए, चार्ज न्यूक्लियोफाइल क्या है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल से, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है, यहां पर, नेगेटिव चार्ज इन सबके ऊपर 1 to 5 में, सही है। 1 to 5 दिस फैक्टर इज डोमिनेटिंग, दिस फैक्टर इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अपने पास छठे में देखोगे, अगर छठे में क्या है, अगर आप इसको देखो और इसको देखो, है कि नहीं, इन दोनों को अगर देखोगे तो कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अब यहां देखिए, अब इसमें एक और फैक्टर आपको बताया था कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, सेम डोनर एटम अगर है तो बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी आर सेम होते हैं वो। तो कौन अच्छा बेस है इन दोनों में से, कौन अच्छा बेस है इन दोनों में से, 1 to 5 हटा देते हैं। अब कौन अच्छा बेस है इन दोनों में से बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 में कौन अच्छा बेस है, कौन अच्छा बेस है। अच्छा पहले एसिड बताइए कौन अच्छा है। बेंजोइक एसिड है एक अपने पास और एक है फिनॉल, है ना। एसिड की बात करें, कौन अच्छा एसिड है, ये अच्छा एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस, है कि नहीं। तो बेस कौन अच्छा हो जाएगा, कौन अच्छा हो जाएगा, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, H निकालो और कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, है ना। तो कौन अच्छा है,
ये स्ट्रॉन्गर है, तो स्ट्रॉन्गर बेस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। अगर डोनर एटम सेम हो तो अच्छा बेस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या हो जाएगा 6th में, क्या हो जाएगा, इफ डोनर एटम इज सेम, जैसे कि इसमें O था, स्ट्रॉन्गर बेस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर बेस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये है। अब 7th में देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7th में, 7th में अगर लेफ्ट टू राइट जाओ आप तो पीरियड में जा रहे हो, है ना। इन ए पीरियड बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी आर सेम, है ना। 3rd पॉइंट, इन ए पीरियड बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी आर सेम, सेम रहती है वो। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर बेस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, है ना। अब इसमें देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लेते हैं, है ना। अगर आपसे बोला जाए कि एसिड बताओ, CH4 NH3 H2O HF, स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, ये एसिडिक है, ये एसिडिक है, ये न्यूट्रल है, ये बेसिक है और ये कुछ नहीं है ना। तो ऐसा है अपने पास, सही है कि नहीं। तो एसिड ये है, तो बेस कौन अच्छा होगा, ये हो जाएगा, है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ ये है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे अच्छा बेस ये होगा। किस बेसिस पर, डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। इन ए पीरियड किसको इंपॉर्टेंस देते हैं अपन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंपॉर्टेंट देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंपॉर्टेंट। ग्रुप में क्या होता है, साइज इंपॉर्टेंट, है ना। तो किसी इलेक्ट्रोनेट से ज्यादा है, फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेट से ज्यादा है, तो ये जो है नहीं देना चाहेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो बेस क्या होगा, खराब होगा, सबसे खराब बेस है। तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है इन पीरियड, सेम, तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी आर सेम। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास, सही है कि नहीं, ये ठीक है। नेक्स्ट अपने पास अमोनिया और H2O, है ना। अमोनिया के पास लोन पेयर है अपने पास, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, दोनों जो है न्यूक्लियोफाइल के बेस की तरह काम कर सकते हैं। तो कौन अच्छा होगा, कौन अच्छा होगा, है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब क्या इंपॉर्टेंट है, एक ही पीरियड की बात हो रही है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज टू द राइट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के राइट पे है ऑक्सीजन। तो जो अच्छा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा वो अच्छा बेस होगा। कौन दे पाएगा, अमोनिया दे पाएगा। तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी वही होगा, अमोनिया इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन H2O, है ना। इन ए पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंपॉर्टेंट है, सही है। नेक्स्ट अगेन कार्बन एंड ऑक्सीजन, अगेन हम क्या देखेंगे, पीरियड की बात हो रही है, एक पीरियड की बात हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाएगी। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, तो बेस कौन अच्छा होगा, वही अच्छा होगा, है ना। इन ए पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, जो अच्छा बेस वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल। इन ए पीरियड बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, सेम है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 10, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखा जाए, अब क्वेश्चन नंबर 10 में अगर देखो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है सबसे ज्यादा किसके पास है, बताओ कहां पर है, इस वाले पे, बी वाले में देखो, है ना। यहां पर सिर्फ 2 ही प्लस आई लगा रहे हैं, इधर एक ग्रुप लगा रहे हैं। सबसे अच्छा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़नी चाहिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन एक और फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है जो आपको बताया वो क्या है, स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगी, है ना। इंपॉर्टेंट, एज steric hindrance increases, steric hindrance increases, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज, कम हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिसिटी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने में। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम जिसके अंदर है, तो ए जो है सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ए होगा, उसके बाद सी होगा, फिर लास्ट में होगा बी, सही है कि नहीं, ये सही है। तो ये है अगेन, इसमें भी क्या है, वही फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर है। 10th 11th में दोनों में स्टेरिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये न्यूक्लियोफाइल खराब है। अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ये वाला, अगेन ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर्स, सही है कि नहीं, ये ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी।
है ना, सॉल्वेंट का इफेक्ट जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या होता है ना। तो हम क्या जानते हैं, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, डाउन द ग्रुप है ना, डाउन द ग्रुप साइज इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, साइज इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना, ठीक है। तो अब जो है साइज इंपॉर्टेंट फैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं देखना डाउन द ग्रुप, पहली चीज तो ये हो गई। फिर जो है अपने पास इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी क्या होता है, उल्टा ऑर्डर, बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी फॉलो एग्जैक्टली अपोजिट ऑर्डर, है ना, एग्जैक्टली अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन होना टफ हो जाएगा, बट वो भी लिख देते चलो, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी आर सेम। हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी फॉलो सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर होगा दोनों का पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, है कि नहीं। तो अगर हम बात करें पोलर, पहले तो सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट याद है आपको, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है ना, रिवीजन, अगेन रिवीजन है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, हाइड्रोजन अटैच टू, जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, पोलर है, एंड हाइड्रोजन अटैच टू क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एटसेट्रा, है ना। आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, तो पोलर प्रोटिक एग्जांपल क्या हो गया अपने पास, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, है ना, अमीन हो गया एटसेट्रा, ये सब क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब पोलर है तो म्यू नॉट इक्वल टू 0, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होना चाहिए इसका, और एप्रोटिक में क्या हो जाएगा अपने पास, एग्जांपल क्या हो जाएगा, एसीटोन, DMSO, DMF, है ना, एटसेट्रा। तो ये क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, सही है। तो अब देखो, जैसे ये है आपके पास ना, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। तो अगर हम इनकी बात करें, डाउन द ग्रुप मूवमेंट हो रहा है, तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, जो बेसिसिटी क्या होगा, अगर आप पहले, चलो बेसिसिटी बाद में देखेंगे, पहले आप इनका एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, HF, HCl, HBr, HI, इनका अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें, इन्हीं के तो कॉन्जुगेट बेस है ना ऊपर, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, ये होगा ऑर्डर, क्योंकि साइज इंपॉर्टेंट है। HI का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत वीक होगा, तोड़ना आसान रहेगा, H+ की फॉर्म में मिलना आसान होगा, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो ये क्या होगा, वीकेस्ट बेस हो जाएगा, सही कि नहीं। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या आपके पास, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस, ठीक है नहीं। तो ये जो है अपने पास बेसिसिटी का ऑर्डर है, सही है। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, सेम। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा इस केस में, क्या हो जाएगा, F माइनस सबसे ज्यादा, फिर Cl माइनस, फिर हो जाएगा Br माइनस और फिर I माइनस, है कि नहीं। लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट है, उल्टा है एग्जैक्टली, ठीक है नहीं, एग्जैक्टली उल्टा है। तो मतलब क्या हुआ ऑर्डर, क्या हुआ ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा इसके अंदर, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली उल्टा, F माइनस सबसे खराब न्यूक्लियोफाइल, ये सबसे खराब न्यूक्लियोफाइल। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या कर देते हैं, सॉल्वेशन कर देते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेशन कर देते हैं।
तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों हो रहा है? व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस? ड्यू टू सॉल्वेशन बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो सॉल्वेशन जो है किसका ज्यादा होगा? जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, है ना। तो सॉल्वेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करोगे तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसका है? F माइनस का, क्योंकि F का साइज सबसे छोटा है। अगेन हम साइज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किसके ऊपर है? इसके ऊपर है। सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करो, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करो तो किसकी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगी? F माइनस, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस एंड फिर I माइनस, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर ये है, तो सॉल्वेशन का ऑर्डर भी क्या होगा? यही ऑर्डर होगा। तो सॉल्वेशन बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सॉल्वेशन बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली सेम ऑर्डर, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, है ना। तो ये है। तो सॉल्वेशन का मतलब क्या है? इसको ध्यान समझने के लिए सॉल्वेशन अपन ऐसे देख सकते हैं। सॉल्वेशन जैसे F माइनस है ना, तो F माइनस को जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किस तरीके से सराउंड कर लेगा? मतलब वाटर मान लो आपने, है ना, वाटर मान लिया, तो ये ठीक है। तो यहां पर है, तो यहां पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, वाटर के पॉजिटिव एंड्स हैं H2O वाले, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को सराउंड कर लेंगे। तो जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा H2O मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे इसको, उतना ज्यादा सॉल्वेशन होगा इसका, ये मतलब सॉल्वेशन का। तो कितने मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं, तो जितना सॉल्वेशन होगा। तो अगर हम सॉल्वेटेड आयन के साइज की बात करें, है ना, तो बल्कीनेस और साइज ऑफ सॉल्वेटेड आयन, H2O जब रहेगा तो सॉल्वेशन को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन बोल देते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा? जितना ज्यादा सॉल्वेशन उतना ज्यादा साइज बढ़ जाएगा। तो कितना सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? F माइनस का होगा, F माइनस, Cl माइनस और Br माइनस और I माइनस। तो इफेक्टिवली क्या हो गया है ना, अगर सॉल्वेशन के बाद की बात करो तो F माइनस क्या है? F माइनस के चारों तरफ जो है क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया है, तो ये इसका साइज हो जाएगा, है ना। और I माइनस का क्या है? साइज तो बड़ा है लेकिन इसका सॉल्वेशन क्या है? कम है ना। 2 ही लेयर मान लो बनी इसके ऊपर, तो इफेक्टिव साइज किसका ज्यादा हो जाएगा? F माइनस का। तो साइज बढ़ गया तो मतलब बल्कनेस बढ़ गई, बल्कनेस बढ़ गई तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? बल्कनेस बढ़ गई तो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो F माइनस सबसे खराब न्यूक्लियोफाइल है, ये हो जाएगा, है ना। तो ये होगा ऑर्डर अपने पास, ये ऑर्डर यहां से आ रहा है, सही है। तो दिस इज अबाउट न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर रिवीजन, और जो अपन पुराना ऑर्गेनाइजेशन मैकेनिज्म में किया है वो है ना, कुछ वैल्यू एडिशन इसके अंदर हुआ है, ठीक है। तो ये है न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में। तो नेक्स्ट अपने पास एक और चीज जो है इंपॉर्टेंट थी एसएन रिएक्शन में, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, वो क्या थी? लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप के बारे में तो अपने को सोचना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल तो अच्छा होना ही चाहिए, है कि नहीं? न्यूक्लियोफाइल तो हमारे पास अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन लीविंग ग्रुप एबिलिटी भी तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक। लीविंग ग्रुप क्या होता है? जो मॉलिक्यूल को छोड़ के जा रहा है ना। हमने क्या किया था? जनरल जो एसएन रिएक्शन दिखाई थी वो इस तरीके से दिखाई थी, RLgNu माइनस, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और क्या बन गया? RNu प्लस Lg माइनस, ये बन गया था, है ना। तो लीविंग ग्रुप क्या है? लिविंग ग्रुप क्या है? दैट पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, ये सबस्ट्रेट है हमारे पास, RLg क्या है? RLg क्या है? सबस्ट्रेट जिस पर रिएक्शन हो रहा है ना। Nu माइनस क्या है? Nu माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल, या फिर जनरल जो अपन देखा है वो क्या है? रिएजेंट है, सबस्ट्रेट रिएजेंट प्रोडक्ट्स, है कि नहीं? ये है। तो Lg क्या है? लिविंग ग्रुप। Lg और लिविंग ग्रुप क्या है? that part of molecule which leaves the substrate, that part of substrate which leaves it to form products,
प्रोडक्ट्स बनाता है वो, तो क्या बोलते हैं उसको, लीविंग ग्रुप बोलते हैं। तो आपको नहीं लगता कि एसएन रिएक्शन होने के लिए लीविंग ग्रुप एबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, है ना, इसके छोड़ के जाने की इच्छा भी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये छोड़ के नहीं जा रहा है तो ये अटैक पॉसिबल नहीं होगा, ये नहीं छोड़ के जाएगा तो ये हटेगा ही नहीं, तो कार्बन के 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते, है कि नहीं, तो 5 बॉन्ड नहीं हो सकते तो ये जो है जुड़ नहीं सकता, तो एसएन रिएक्शन हो नहीं सकता, है कि नहीं। तो एसएन रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप एबिलिटी, है ना, गुड लिविंग ग्रुप एबिलिटी is essential for SN रिएक्शन। SN1 2 नहीं बात कर रहे हैं अभी, SN रिएक्शन की इन जनरल बात कर रहे हैं। तो गुड लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो है जरूरी है। और क्या लगता है आपको गुड लिविंग ग्रुप एबिलिटी कैसे होगा, अच्छे लिविंग ग्रुप कौन से होंगे, विच आर स्टेबल इन देमसेल्व्स, जो अपने आप में स्टेबल रहेंगे, Lg- की फॉर्म में स्टेबल होना चाहिए तभी तो ये छोड़ के जाएगा। अगर ये अनस्टेबल है तो कोई जो है, अगर ये Lg- अनस्टेबल है तो कोई बॉन्ड बना के बैठा हुआ आराम से R के साथ, क्यों ये छोड़ के जाएगा इसका, है कि नहीं। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ Lg-, है ना। लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी है, Lg की अगर बात करें तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ Lg-। तो इतना ज्यादा स्टेबल होगा Lg- लिविंग ग्रुप हमारा, उतना ही अच्छा है, उतना ही क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, है ना। और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा अगर लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ रही है तो न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा चांस मिलेगा ना इसको सब्स्टिट्यूट करने का। छोड़ के ही नहीं जाना चाहेगा तो न्यूक्लियोफाइल कैसे जुड़ पाएगा, ये छोड़ के नहीं जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ नहीं पाएगा, एसएन रिएक्शन हो नहीं पाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब रेट ऑफ एसएन रिएक्शन क्या है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। रेट मतलब कितना फास्ट होगा रिएक्शन, अगर उसको छोड़ के जाने की जल्दी है लिविंग ग्रुप को तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, SN1 SN2 अभी देखेंगे, है ना। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। अगर इसको छोड़ के जाने की इच्छा ज्यादा है, ये कब छोड़ के जाएगा, जब अपने आप में ये क्या है, स्टेबल है, तभी छोड़ के जाएगा, नहीं तो नहीं छोड़ के जाएगा ना, ठीक है नहीं। तो तब ये छोड़ के जा पाएगा अगर ये अपने आप में स्टेबल है, ठीक है। ये स्टेबल होने का मतलब क्या हुआ, Lg- क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, है ना। इसलिए वीक बेस होगा मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा मतलब क्या हुआ, Lg- अपने आप में स्टेबल है, ये नहीं देना चाहता किसी को भी इलेक्ट्रॉन पेयर, बेस की तरह काम नहीं करना चाहता क्योंकि ये संतुष्ट है अपने आप में, है ना, तभी तो स्टेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, दिस इज वीक बेस, है ना, वीकली बेसिक, है ना, बेसिसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप्स, क्योंकि अगर वीक बेस हो जाएगा, है वीक बेस हो जाएगा तो अपने आप में स्टेबल होगा, छोड़ के जाना चाहेगा तो एसएन रिएक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये सब फैक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब लिविंग ग्रुप एबिलिटी पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। Compare the rates of following reactions, रेट्स को कंपेयर करना है आपको, CH3 CH2F और इधर है OH-, इसका रेट है R1, CH3 CH2Cl OH-, इसका रेट है R2, CH3 CH2Br OH-, इसका रेट है R3, CH3 CH2I OH-, इसका रेट है R4। तो R1 R2 R3 R4 कंपेयर करना है आपको, सही है कि नहीं। ये
ठीक है, तो अगर ये ऐसे रिएक्शन होंगे ही नहीं होंगे, पहले तो ये देखो, है ना, OH माइनस रिएक्शन करवा रहे हो तो ये इधर अटैक करेगा, इधर बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 OH प्लस F माइनस, है ना, तो ये इधर अटैक करेगा और ये छोड़ के चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 OH प्लस Cl माइनस, है ना, ये इधर अटैक करेगा और ये Br छोड़ के चला जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2 OH प्लस Br माइनस, ये इधर अटैक कर देगा और ये छोड़ के चला जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2 OH प्लस I माइनस, है ना। तो रेट कंपेयर करना है आपको, रेट विल डिपेंड ऑन, ये क्या है, ये किसका रोल कर रहा है इधर, Lg, ये इधर क्या है Lg, ये इधर क्या है Lg और ये इधर क्या है Lg, है ना। तो Lg माइनस जितना स्टेबल होगा, लिविंग ग्रुप छोड़ के जाने के बाद जितना स्टेबल होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, है ना। हायर द स्टेबिलिटी ऑफ Lg और लिविंग ग्रुप, है ना, हायर द रेट ऑफ रिएक्शन, सही है नहीं। तो जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी Lg माइनस की, ये सब क्या है Lg माइनस, ये सब क्या है Lg माइनस, ये Lg माइनस है, ये भी क्या है Lg माइनस, ये भी Lg माइनस है और ये भी Lg माइनस है कि नहीं, ये सही है जो अपन ने जनरल लिखा है। तो अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है आपके पास, स्टेबिलिटी किस ज़्यादा है, अगर हम F माइनस की बात करें, Cl माइनस की बात करें, Br माइनस की बात करें, I माइनस की बात करें, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है इसके अंदर, I माइनस है, क्यों, साइज इंपॉर्टेंट है डाउन द ग्रुप, साइज मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर है, सबसे कम इधर है, तभी तो सबसे बढ़िया बेस कौन सा है, ये वीक बेसिस आर क्या होते हैं, वीक बेस क्यों होते हैं वो, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, है कि नहीं। तो ये क्या है, सबसे स्टेबल है, इसलिए वीक बेस है, इसलिए किसी इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है, बेसिस आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता, इसके कारण क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है। तो अगर I माइनस सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करना होगा आपको, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा R4, फिर R3, फिर R2 और फिर लास्ट में है R1, है ना, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, तो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन कौन सा होगा, फोर्थ रिएक्शन होगा। इस तरीके से देख देंगे अपन, सही है कि नहीं, ये ठीक है। तो क्यों है ये, समझ में आ रहा है ना स्टेबिलिटी। तो बेस सबसे खराब बेस कौन सा है, यही सबसे खराब बेस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, बेस क्या है, खराब है, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा उसी की हो जाएगी, ठीक है नहीं। ये कंपेयर द लिविंग ग्रुप एबिलिटी, बस एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें, इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, कॉन्सेप्ट एक ही, हायर द स्टेबिलिटी बेटर द लिविंग ग्रुप एबिलिटी, है ना, बस ये ज़्यादा स्टेबल होगा छोड़ने के बाद, इतना अच्छा छोड़ के जाना चाहेगा, बस सीधी सी बात है ना। तो अगर ये OH है A और दूसरा है ये B, NH2 NH3 प्लस, ये
तो ये है, किसकी लिविंग प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हो आप? OH वर्सेस H2O प्लस, NH2 वर्सेस NH3, इसकी लिविंग प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हो वर्सेस दिस 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 एंड दिस, है ना। इसमें क्या है, ये और इस मॉलिक्यूल की लिविंग प्रोबेबिलिटी, हायर द स्टेबिलिटी हायर द लिविंग प्रोबेबिलिटी। यार देखो, यहां जब छोड़ के जाएगा, अगर ये छोड़ के जाता है तो क्या मिलेगा आपको? OH माइनस मिलेगा, और ये छोड़ के जाता क्या मिलेगा? H2O मिलेगा। कौन ज्यादा स्टेबल है, H2O या OH माइनस? ऑब्वियसली न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो क्या उसकी लिविंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? H2O की, है न्यूट्रल। ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि नहीं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। चार्ज मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, है कि नहीं? जहां भी चार्ज है वो इनस्टेबिलिटी के कारण है, चार्ज डिस्पर्जल करना चाह रहा है, रेजोनेंस चार्ज डिस्पर्स करना चाह रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई चार्ज डिस्पर्स करना चाह रहा है कि नहीं? अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किसी के पास, सही कि नहीं? तो चार्ज डिस्पर्जन ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, सीधी सी बात है। यहां देखो, अब यहां क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा? छोड़ के जाएगा तो NH2 माइनस बनेगा, इधर क्या बनेगा? NH3। कौन ज्यादा स्टेबल है? अमोनिया, तो किससे बेटर होगी? NH3 प्लस। इसलिए ध्यान दीजिए, बहुत सारे रिएक्शन में हम ये बनाएंगे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत सारे रिएक्शन में ये बनाएंगे क्योंकि ये अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं, ध्यान रखिए इस चीज को, है कि नहीं? अगर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे मिलेगा आपको H2O, और यहाँ जब छोड़ गया क्या मिलेगा? N2 गैस। किसकी लिविंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? दोनों ही न्यूट्रल है इस बार अब अपने को मिलने वाले मॉलिक्यूल्स, तो कौन अच्छा बेटर लिविंग प्रोबेबिलिटी वाला होगा? N2, है ना। गैसेस की छोड़ के जाने की इच्छा क्या है? गैसेस आर बेटर लिविंग ग्रुप्स, है ना। गैस है ये, N2 गैस है, छोड़ जाने की इच्छा होगी तो N2 प्लस वन ऑफ द फाइनेस्ट लिविंग ग्रुप्स में से है, सही है कि नहीं? तो यहां जो है आपको क्या मिल जाएगा? O माइनस, ये मिल जाएगा। यहां क्या मिल जाएगा? O माइनस CO CH3, और यहां क्या मिल जाएगा? O माइनस S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CH3, है ना। तो ये मिल जाएंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? सबसे कौन सा है? ये वाला। क्यों ऐसा? 3 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। एसिडिक स्ट्रेंथ वाला डिस्कशन याद करो, सल्फोनिक एसिड है ये। सल्फोनिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस क्या है? सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि 3 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनते हैं इसके अंदर, है कि नहीं? तो दिस इज मोस्ट स्टेबल। फिर इसमें 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, तो ये जो है लेस स्टेबल और ये सबसे कम स्टेबल है, सही है कि नहीं? इसीलिए जो है मोस्ट एसिडिक कौन सा होता है? सल्फोनिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल, यानी कॉन्जुगेट बेस है उन्हीं का, तो है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा लिविंग प्रोबेबिलिटी? इस ऑर्डर में, डिपेंडिंग ऑन स्टेबिलिटी ऑफ दिस दिस एंड दिस, सही है कि नहीं? ये है ना। इसको जो है, अब ध्यान दीजिए, हम इसको क्या बोलते हैं? इसको कैसे दिखाते हैं? जब OTS, इसको हम कैसे दिखाते हैं? इसको हम कैसे दिखाते हैं? ONS, इसको हम कैसे दिखाते हैं? OBS, है ना। TS का मतलब क्या होता है? टोसाइल। NS का मतलब क्या बोलते हैं उसको? नोसाइल। और BS को क्या बोलते हैं? ब्रोसाइल, है ना। OTS और ये सब क्या है? बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप्स हैं। क्यों बहुत बड़े लिविंग ग्रुप्स हैं? क्योंकि ये देखो, जब ये जो है इसके फॉर्म में छोड़ के जाएगा, है ना, तो ये बनेगा आपके पास, है ना। ये जो है इस तरीके छोड़ के चला जाएगा तो ये बन जाएगा, है कि नहीं? तो फिर क्या मिलेगा? अगेन रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसके अंदर। तो ये क्या है? OTS वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप्स है, लिख सकते हो OTS इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप्स। OTS माइनस की फॉर्म में जाएगा ना, इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप्स। OTS को भी बहुत बार यूज करेंगे अपन, और इसी की वेरिएंट है ONS, है ना। CH3 की जगह NO2 लगा दिया, CH3 की जगह ब्रोमीन लगा दिया, है ना। तो अब यहां ये बनेगा, और यहां क्या मिलेगा आपके पास? O माइनस S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग, और इधर NO2। यहां क्या मिलेगा? O माइनस S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग और ब्रोमीन, है ना। ये है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है इनमें से? Lg माइनस, ये सब Lg माइनस है जो ऊपर बनाए। तो स्टेबल कौन सा है? NO2, बहुत बढ़िया इसको स्टेबलाइज करेगा, माइनस आई लगाएगा, है कि नहीं? सही कि नहीं?
माइनस आई और माइनस एम दोनों लगा सकता है, ब्रोमीन माइनस आई लगाएगा कम से कम, सही है कि नहीं। और CH3 तो प्लस एच लगाता है या प्लस आई लगाएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बी वाला, है ना। तो सबसे बढ़िया लिविंग प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? बी की होगी, फिर सी की होगी, फिर ए की होगी, है ना। तो अगर हम लिविंग प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ONS सबसे ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, इस फॉर्म में जाएगा ये। और फिर ये जो है OBS और फिर उसके बाद OTS। OTS माइनस क्या है? वन ऑफ द फाइनेस्ट लिविंग ग्रुप्स है, उससे भी अच्छे लिविंग ग्रुप्स ये सब हैं। हालांकि हम OTS को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो बड़ा फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हायर द स्टेबिलिटी हायर द लिविंग ग्रुपेबिलिटी। Lg माइनस कितनी स्टेबिलिटी उतना ही अच्छा Lg एक लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये है न्यूक्लियोफिलिसिटी और लिविंग ग्रुपेबिलिटी के बारे में, ठीक है। मोस्ट ऑफ इट वाज रिवीजन, बाकी जो है कुछ नया है तो वो आपके लिए वैल्यू एडिशन है, सही है। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे SN1 और SN2 में क्विक रिवीजन और उसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। थैंक यू।